नमस्कार, ये समय है प्रश्न पूछने का, जवाब मांगने का, हिसाब मांगने का, दिशा तय करने का। पूछिए तीखे प्रश्न, क्योंकि ये है प्रश्नकाल। चुनाव आयोग पर अब ममता बनर्जी ने तरेरी आंखें। विपक्षियों के साथ आयोग को भी कटघरे में खड़ा किया। दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव करा रहे आयोग को क्या सियासी दल ऐसे ही धता बताते रहेंगे? कभी धमकी, कभी भड़काऊ बयान। बढ़ता जा रहा है नेताओं का चुनाव आयोग से टकराव। संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादा की किसे है परवाह? जिम्मेदार हमारे नेता या फिर खुद चुनाव आयोग? देखिए प्रश्नकाल। एक पुरानी कहावत है कि सरकारें डंडे से नहीं चलती, इकबाल से चलती हैं। इकबाल माने नेक नियति, मान, विश्वसनीयता और काबिलियत। हमारे यहां यह कहावत सालों साल से हमारे इलेक्शन कमीशन पर लागू होती आई है। हमारे इलेक्शन कमीशन का इकबाल बुलंद है। छोटी संस्था है, स्टाफ भी ज्यादा नहीं है, लेकिन चुनाव के दौरान चुनाव से जुड़ी सरकारी मशीनरी को इलेक्शन कमीशन का हुक्म मानना होता है। 121 करोड़ के इस देश में हमारा इलेक्शन कमीशन कामयाबी से चुनाव करवाता आ रहा है। हमारी दुआ है कि हमारे इलेक्शन कमीशन का इकबाल हमेशा बुलंद रहे, लेकिन क्या करें, कुछ नेता हमारी दुआ से सहमत नहीं है। आज के दिन इन नेताओं में सबसे बड़ा नाम ममता बनर्जी का है। उसके बाद बीजेपी के अमित शाह का है। जिन लोगों को मालूम नहीं कि अमित शाह कौन है, उन्हें बता दें कि अमित शाह नरेंद्र मोदी के करीबी हैं। मोदी को साहब कहकर बुलाते हैं। नफरत भरा बयान दिया तो उनकी शिकायत हो गई। उन्हें आज जवाब देना था इलेक्शन कमीशन को, अभी तक दिया नहीं। अगला नाम बेनी प्रसाद वर्मा का है। देश में जितने भी नाम से वाकिफ हैं, वो इनके काम की वजह से वाकिफ नहीं है, बल्कि इनकी बयानबाजी की वजह से वाकिफ है। वैसे कांग्रेस में आने से पहले ये समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे। इन लोगों के कारण इलेक्शन कमीशन से उम्मीद की जा रही है कि वो ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करेगा। इसी से निकलता है हमारा आज का विषय, नेताओं का चुनाव आयोग से टकराव। और इसी से निकलता है हमारा आज का सवाल, क्या इस चुनाव में चुनाव आयोग की साख गिरी है? आप अपनी राय हमें एसएमएस के जरिए भी दे सकते हैं। टाइप करें VKPY या VKPN और मैसेज करें 51818। प्रश्नकाल में मेरे और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। दिल्ली से वरिष्ठ पत्रकार श्री कुलदीप नैयर और चेन्नई से जुड़े हैं पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं श्री TS कृष्णमूर्ति। आप दोनों का स्वागत है, आपने अपना समय निकाला हमारे कार्यक्रम के लिए। फेसबुक पर शौर्य ने लिखा है कि जिस तरह ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को धमकी दी है, तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जयपुर से सामाजिक कार्यकर्ता संदीप गुप्ता ने अपना सवाल पूछा है, सुनते हैं उनका सवाल क्या है। नेता जो चुनाव आयोग के द्वारा आचार संहिता लागू है उसके ऊपर धज्जियां उड़ाते हैं, तो हमारे आयोग ने कभी उनके खिलाफ सीधी कार्रवाई नहीं की, महज चेतावनी देकर छोड़ दिया। तो क्या यह तो कारण नहीं है नेताओं का कि वो चुनाव आयोग की हर बात को हल्का में ले लेते हैं? जी कुलदीप साहब, मैं आप पर आता हूं। ये जो सवाल उन्होंने पूछा है कि कहीं चुनाव आयोग खुद भी तो नर्म नहीं है, सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ दिया या थोड़ा सा वार्न करके, जैसे चेतावनी दे दी छोड़ दिया और ताकीद कर दी कि आगे से ऐसा मत करना। क्या इसी से तो नेताओं की हिम्मत नहीं बढ़ती कि वो जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसको फॉलो ना करें? नहीं, देखिए, अब 14 इलेक्शन हम करवा चुके हैं। ऐसी बातें थोड़ी बहुत होती रहती हैं, उस पर इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन इतनी सेंसिटिव नहीं है कि भई एक छोटी सी बात। हाँ, अगर ये ममता ने जो कहा है वो नहीं करेगी, जैसे कि वो कहते हैं कि लोगों को कुछ ट्रांसफ़र करना चाहिए और वो ना करे, तो फिर इस पे बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और आई विल गो टू द एक्सटेंट कि भाई अगर वहाँ पे प्रेसिडेंट शासन भी लगाना पड़े तो करें, लेकिन ये कि अगर बातचीत से मान जाए तो अच्छा है, क्योंकि ये कन्फ्रंट्रेशन अच्छी चीज़ नहीं है और अभी तक हुई नहीं। एक दफ़ा किसी ने गलती की थी, वो ठीक हो गई। तो 14 जो इलेक्शन करा चुके हैं, ऐसा कोई मिसाल नहीं है, स्वाय इसके कि आज जो ममता ने कहा है, मेरा ख्याल में ममता भी अब ठीक हो जाएगी, मान जाएगी इस बात को। जी कृष्णमूर्ति साहब, मैं आप पर आता हूं। लोगों को लगता है कि चुनाव आयोग ज्यादा सख्त नहीं है। द इलेक्शन कमिश्नर इज नॉट स्ट्रिक्ट इनफ, व्हिच सॉर्ट ऑफ मेक्स दीज लीडर्स
violate the model code of conduct frequently? जी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एज इट इज नोन, वो लॉ नहीं है, वो तो एक कोड टू बी फॉलोड है, लेकिन इसमें इलेक्शन कमीशन के लिए कुछ पावर नहीं है, क्योंकि अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में वायलेशन है तो हम इंडियन पीनल कोड नहीं तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में एक्शन लेना पड़ता है, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन अगर सीरियस हो तो इलेक्शन को पोस्टपोन कर सकते हैं, नहीं तो हम उनको फाइन कुछ नहीं लगा सकते हैं। इसीलिए हमने सुझाव दिए हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को थोड़ा लेजिस्लेटिव टीथ देना, और इलेक्शन कमीशन इसको डिसाइड करना है, कोर्ट को डिसाइड करना है तो 5 साल हो जाएगा। इसलिए इलेक्शन कमीशन को फाइन देने के लिए नहीं तो डिस्क्वालीफाई करने के लिए अधिकार देना चाहिए, यही सुझाव हम दिए हैं। लेकिन ये धमकी सब बहुत आदत हो गया इलेक्शन कमीशन के लिए, वो डरते नहीं है। मैं एक बात और जानना चाहता हूं, ये जो ममता बनर्जी वाला केस है जिसमें 5 एसपी, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, 2 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इनके तबादले का जो हुक्म दिया है इलेक्शन कमीशन ने, और ममता बनर्जी ने अभी तक माना नहीं है, इस मामले को आप कितना गंभीर मानते हैं? तो बहुत गंभीर मामला है, लेकिन अगर चीफ मिनिस्टर नहीं तो चीफ सेक्रेटरी इसको मानते नहीं तो हम तो पहला एडवाइस देते हैं, देखिए ये आप सुप्रीम कोर्ट अप्रूवल है, इसके लिए ट्रांसफर करने के लिए पावर है इलेक्शन कमीशन के लिए, और इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर आप मानना चाहिए। अगर परसुएशन में नहीं चलता है तो हम जरूर एक्शन लेना है। ये शोकाज नोटिस जो कि उनका सिंबल भी हम विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करते हैं क्योंकि 1-2 चांस देते हैं, क्योंकि अगर इंप्रूव हो जाएगी तो ठीक है, नहीं तो हमारा ब्रह्मास्त्र है इलेक्शन को पोस्टपोन करना है। इलेक्शन को पोस्टपोन करना आपका ब्रह्मास्त्र? जी आप मुकम्मल करें। जी नहीं, और नहीं 2-3 इंस्टेंसेस जब मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर था ऐसा ही था, हरियाणा में था, वेस्ट बंगाल में था और मध्य प्रदेश में था, और कोर्ट को भी जाते हैं कि स्टे करने के लिए ट्रांसफर सबको, सब हमने बोल दिया है, हमारा डिसीजन दिया था हम पोस्टपोन करेंगे, नहीं तो आप मानना चाहिए, और सब डिसीजन में हम स्टेट गवर्नमेंट फेल इन लाइन विद अस, फेल इन लाइन विद द इलेक्शन कमीशन। इसी को ही इकबाल कहते हैं कि डंडे की जरूरत ना पड़े, सिर्फ इकबाल ही काफी हो कि नेता लोग चुनाव आयोग की बात को माने। उत्तराखंड के कोटद्वार से पत्रकार अर्जुन ने फोन किया है, वो अपनी बात कहना चाहते हैं। जी अर्जुन, अपनी बात कहिए, क्या कहना है आपको? सीएम सेशन ने बहुत सी चीजों को मैनेज किया अपने विधिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए, उसी तरह वर्तमान में जो हमारे चुनाव आयुक्त हैं उनको चाहिए कि अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए जो समस्याएं आ रही हैं उनका निदान करें। जी, ये अर्जुन ने जो कहा है उसका लबोलबाब यही है कि थोड़ा और सख्त होना चाहिए, मांग बार बार आ रही है। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। हमारी वेबसाइट IBN-खबर.com पर रंजना मलिक ने लिखा है कि जिस तरह से नेता आचार संहिता का, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं, उसे तो ये लगता है कि किसी नेता को चुनाव आयोग का डर नहीं है। कुलदीप साहब, अब हकीकत क्या है? क्या डर नहीं है या इक्का दुक्का लोग हैं जिनको डर नहीं है? आप किस निगाह से देखते हैं? आपने भी कृष्णमूर्ति साहब को भी सुना। देखिए कि ये किसने किया? सिर्फ ममता बनर्जी ने किया या बेनी प्रसाद का कोई स्टेटमेंट है, या ये जो नरेंद्र मोदी का आदमी है वो करता रहता है? इसलिए कोई इतना बड़ा नहीं है। मेरा ख्याल है ये चीजें बातचीत से संभल सकती हैं। जैसे आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन का इकबाल रहना चाहिए, ये ताकत जो इस्तेमाल है वो बहुत कम होना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा इलेक्शन और कहीं सारे हिंदुस्तान में सिर्फ 2-3 मसाले हैं जो ठीक हो सकती हैं। हाँ, मैं समझता हूं कि ममता वाली जो चीज़ है वो ज़रा ज़्यादा गंभीर है, कि अगर उसने नहीं माना कि भाई, तो फिर जैसे मूर्ति जी ने कहा कि भाई इलेक्शन पोस्टपोन कर देने चाहिए, या कोई और। मैं तो कहूँगा कि भाई, जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाना चाहे वो भी कर दें। जी कुलदीप साहब, लेकिन ये बात सिर्फ इन्हीं 3 लोगों तक महदूद नहीं है कि ममता बनर्जी, अमित शाह और एक और जो आपने बताया, सिर्फ बेनी प्रसाद वर्मा, उन्हीं तक महदूद नहीं है। शरद पवार तक, जो एक इतने बड़े सीनियर नेता हैं, उन्होंने कहा था कि वोट डालिए, स्याही मिटाइए, फिर दोबारा वोट डालिए, और बाद में रिग्रेट, अफसोस जाहिर कर दिया।
उस पर चुनाव आयोग ने कहा कि हम आपके जवाब से संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। अब मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, ऐसी ही शायद घटनाएं होती जिनसे इनकी हिम्मत बढ़ती है ऐसे लोगों की। शरद पवार की बात कर लें, राहुल गांधी ने सीधा साधा आरएसएस को लेकर कहा था कि महात्मा गांधी की हत्या करवाई। अब बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन को शिकायत की है, लेकिन क्या कदम उठाया गया हम नहीं जानते। कुलदीप साहब। मुझसे सवाल क्या आपने जी जवाब जी मैं कुलदीप क्या? साहब जी। मैं समझता हूं कि भाई ये जो बातें हुई हैं बहुत गंभीर हैं, लेकिन ये कि इलेक्शन कमीशन कोई बहुत बड़ी इस पर बात करे तो जब किसी ने गलती मान ली, जैसे अब शरद पवार ने गलती मान ली तो ठीक है, आगे से नहीं करेगा अब। और अगर राहुल गांधी ने कुछ कहा तो वो तो अब अदालत में जाएगा या कहीं और जाएगा, वो तो उस लंबी चीज़ है कि भाई आरएसएस को। तो मैं समझता हूं कि ये जो चीज़ है मॉरल रहनी चाहिए, मोरालिटी की बना पे, फोर्स के बना पे नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में इतना बड़ा है, अगर ये फोर्स शुरू कर दी तो बहुत गंभीर मामला हो सकता है। मैं समझता हूं कि ये जैसे आपने शुरू में कहा कि इकबाल है और वैसे ही रहना चाहिए, और मेरा ख्याल है कि सारे देश में इसी को ही माना जाता है। कुछ लोग हैं थोड़ा बहुत करते हैं, लेकिन उसको बातचीत से हल करना चाहिए, कोई फोर्स से नहीं करना चाहिए। ट्विटर पर हरीश ने पूछा है कि क्या चुनाव आयोग का काम सिर्फ नोटिस देना रह गया है। कृष्णमूर्ति साहब, कहीं ऐसा तो नहीं है कि नेताओं को मालूम है कि बयान दे दो, बाद में चुनाव आयोग देके छोड़ देगा या नोटिस देके छोड़ देगा, कुछ होना तो है नहीं, इसलिए उनकी हिम्मत बढ़ती है। इसके बारे में 2 पॉइंट्स बोलना चाहता हूं जी। पहला है, फॉर एग्जांपल एक चीफ मिनिस्टर स्टेट एयरक्राफ्ट को यूज करके इलेक्शन कैनवसिंग के लिए नेबरिंग स्टेट के लिए गया था। हमने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में हमने नोटिस दे के सब पैसा पार्टी ने देने के लिए हमने बोल दिया, स्टेट एयरक्राफ्ट को यूज नहीं करना है। तो सम सच स्टेप्स वी हैव टेकन, बट आई एग्री दैट सम सिस्टम ऑफ वार्निंग, इवन वंस रिपीटेड ऑफेंस के लिए हम सीरियस नोटिस लेना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। तो इसीलिए हमने बोला थोड़ा सा legislative power to disqualify or to punish monetarily should be given to the election commission under a separate act, making model code of conduct को थोड़ा legislative shape देना चाहिए। लेजिस्लेटिव शेप देना चाहिए, थोड़ा टीथ, जैसा आपने कहा, इट शुड बी गिवन सम टीथ। जी। दिल्ली से छात्र रत्नेश ने सवाल किया है, सुनते हैं रत्नेश का सवाल क्या है। इलेक्शन कमीशन ने पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ढेर सारे कोड ऑफ कंडक्ट बना के रखे हुए हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी ढेर सारे फंड खर्च करती है और उसके ये वेल नोन है, इलेक्शन कमीशन भी जानती है, सारी पॉलिटिकल पार्टी भी जानती है, सारे सिटीजन्स भी जानते हैं, लेकिन फिर भी इलेक्शन कमीशन उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लेती। तो क्या ऐसा कोई पावर दे नहीं रखा है इलेक्शन कमीशन को, या पावर है फिर भी इलेक्शन कमीशन इसका यूज नहीं करती है? जी, जबलपुर से वकील सुशील अग्रवाल फोन पर अपनी बात कहना चाहते हैं। सुशील, कहिए, क्या कहना है आपको? मेरा प्रश्न ये था कि ये इलेक्शन कमीशन जो होता है, ये बहुत सारे केसेस दर्ज करते हैं इस पर, चुनाव आचार संहिता पर। मैं पिछले 5-10 साल से देख रहा हूँ, आज तक नहीं पता लगा कि किसी केस में किसी जो दर्ज किए गए हैं कोई कार्रवाई हुई हो। तो केवल चुनाव आचार संहिता के अंतर्गत केवल केस दर्ज करना, कोई कार्रवाई करना नहीं है क्या? जी कृष्णमूर्ति साहब, ये सवाल आपसे पूछूंगा, फिर मैं कुलदीप साहब आप पर आता हूं। पहला जो पॉइंट उन्होंने उठाया वो तो ये है कि हालांकि चुनाव आयोग ने एक सीमा तय कर रखी है कि कितना पैसा खर्च होगा चुनाव में, लेकिन उनको भी मालूम है कि हकीकत में पैसा कहीं बहुत ज्यादा खर्च होता है। तो ये जानते हुए भी इलेक्शन कमीशन कदम क्यों नहीं उठाता? क्या उसके पास पावर्स नहीं है? नहीं, देखिए, ये बताना चाहता हूँ, एक्सपेंडिचर के बारे में बहुत सा लूप होल्स है। देखिए, ये सीलिंग लिमिट अप्लाइज ओनली टू द कैंडिडेट, पार्टी के लिए सीलिंग लिमिट नहीं है। Party has to give only information about the expenditure incurred, but there is no ceiling limit at all. Or there are cash expenses for which properly there is no proper account is kept. देखिए, हमारा expenditure monitors देखते हैं, अभी as per the statement given by candidates, only 59 to 60% of the ceiling limit they spend, they show in that statement. तो इसके बारे में आप मानना चाहिए कि friends and people are spending cash
expenditure but it is not accounted for properly. इसीलिए मैं ये सुझाव देना चाहता हूँ कि entire election funding has to be done by a national election fund for which इनको income tax exemption 100% दे सकते हैं. Companies can give directly to the national election fund, not to the political party, क्योंकि nexus है political parties और companies के लिए, वो ठीक नहीं है. इसीलिए हम बताते हैं कि entire election funding should be done only by the national election fund to be administered by the election commission. जी, दिल्ली से सरकारी कर्मचारी गौतम कुमार दास ने अपनी बात कही है, सुनते हैं गौतम का क्या कहना है. जहाँ का पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रांग है तो वो ऑपोजिशन का कोई ये नहीं मानता है और एडमिनिस्ट्रेशन उसका अंडर चला जाता है. तो एडमिनिस्ट्रेशन की भी उतना स्ट्रांगली इसको निर्वाचन कमीशन को जो ही है उसको स्ट्रांगली उसको फॉलो करना चाहिए, जैसा अभी तक नहीं हो रहा है. कुलदीप साहब, इसमें अब 2-3 बातें उठी हैं. जैसे आपने सुना कि एक इनका तो कहना, गौतम का कहना है कि जहां जहां सरकारें स्ट्रांग है, पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रांग है, वहां की एडमिनिस्ट्रेशन भी सरकार की बात मानती है और इलेक्शन कमीशन की ज्यादा नहीं सुनती है, पहली बात. दूसरी बात, फंडिंग की बात हुई है. जैसा कृष्णमूर्ति साहब कह रहे हैं कि नेशनल फंडिंग एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, नेशनल फंड होना चाहिए चुनाव का जो इलेक्शन कमीशन के तहत हो. मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि एक नजीर के तौर पर, एक प्रेसिडेंट के तौर पर कुछ सख्ती या कुछ कदम अगर उठाने हों तो वो कौन से कदम होंगे? देखिए, ये पॉलिटिकल पार्टी मानी नहीं, आरटीआई जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन, ये एक कहा गया कि भाई उनको भी लागू होनी चाहिए, लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं मानी कि भाई उनको अपना जो चीजें हैं वो बता सकें, नहीं मानी. तो इसलिए अल्टीमेटली तो आपको पॉलिटिकल पार्टियों के पास आना पड़ेगा, चाहे आप पार्लियामेंट में चले जाइए, कोई कानून बनाना पड़ेगा. जैसे अभी किसी ने कहा कि टीथ होनी चाहिए, लेकिन टीथ तो भी पार्लियामेंट देगा और ये जो पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहती ऐसी चीजें, इसलिए ये बात मैं मानता हूं कि होनी चाहिए. जैसे आप देखिए कि चंदा है, जैसे 80% का हिसाब कोई नहीं, 80% वो कहते हैं कि हमें कंट्रीब्यूशन मिला, सिर्फ 20% का हिसाब देते हैं. ये बेईमानी तो है, लेकिन इसकी कोई कंक्रीट एविडेंस नहीं है, इसलिए कोई कोर्ट में नहीं जा सकता और कुछ हो सकेगा. ये तो पार्लियामेंट को खुद ही कोई ऐसा कानून बनाना चाहिए जिससे कि ये जो ट्रांसपेरेंसी हो और ये बात सारी खुल के सामने लोगों के आए. क्योंकि अब जो है, आज एक लोकसभा सीट पे चाहे हम जो भी कहें, कम से कम 3-4 करोड़ रुपया जरूर लगता है. ज्यादा पंजाब में तो उससे भी ज्यादा लगता है, लेकिन आम लगता है. तो वो कहां से आता है? यही तो वो कहते हैं कि भाई ये तो पार्टी ने खर्च किया. ये जो डिकोटमी है कैंडिडेट और पार्टी, ये अगर खत्म करें तो कुछ हो सकता है. ये नेशनल जो कमीशन का इन्होंने सुझाव दिया, मैं समझता हूं कि वो भी खर्च करेगी, लेकिन पार्टियां फिर भी खर्च करती रहेंगी, इसलिए उससे कुछ बहुत कामयाब नहीं होने वाला. ये तो सिर्फ ये है कि हमें ये एक कानून बनाना चाहिए कि भाई राइट टू इंफॉर्मेशन पॉलिटिकल पार्टियों पे भी. जी कुलदीप साहब, मुझे एक छोटा सा किस्सा याद आ रहा है. 1989 में जब मरहूम विश्वनाथ प्रताप सिंह, तब मरहूम नहीं थे, स्वर्गीय नहीं थे, इलाहाबाद बाई इलेक्शन लड़ रहे थे, तो हमारे स्टूडियो में कांग्रेस के एक बड़े नेता थे. कहीं पे खर्चे की बात हुई तो उन बड़े नेता का जवाब ये था कि वी आर ए पार्टी इन पावर सिंस लास्ट 40 ईयर्स, आवर सपोर्टर्स कैन स्पेंड द मनी. हम पिछले 40 साल से सत्ता में हैं, हमारे जो समर्थक हैं वो पैसा खर्च कर सकते हैं. तो मैंने कहा जरा इन दोनों का संबंध मुझे समझाइए. 40 साल सत्ता में रहना और फिर पैसा खर्च कर पाना, इन दोनों का संबंध क्या है? उस पर काफी चिढ़ गए थे वो. बहरहाल, पंजाब से बिजनेसमैन परमिंदर सिंह फोन पर अपनी बात कहना चाहते हैं. परमिंदर, कहिए, क्या कहना है आपको? क्या हमारा इलेक्शन कमीशन इस टाइम इस जंग पोजीशन में चला गया है? क्या कोई भी लीडर उसको आंख दिखाकर चला जाता है? क्या इसका रिनोवेशन का टाइम आ गया अब दोबारा ही? जी कृष्णमूर्ति साहब, ये सवाल मैं आपसे पूछूंगा. पुनर्गठन, रीऑर्गेनाइजेशन, क्या इलेक्शन कमीशन का पुनर्गठन होना चाहिए? क्या उसको रीऑर्गेनाइज करना चाहिए? उसकी जो फॉर्मेशन है, जो उसकी शक्ल है, उसमें परिवर्तन होने चाहिए? क्या रीऑर्गेनाइजेशन का जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा पावर्स का थोड़ा रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि सिंपल पावर टू इम्पोज अ पेनल्टी और डिस्क्वालिफाइंग ए कैंडिडेट और अ वोटर शुड बी गिवन टू द इलेक्शन कमीशन. इसके बिना दूसरा कुछ चेंज नहीं चाहिए. जी
कुलदीप साहब, आप क्या सोचते हैं, क्या मैं भी जानना चाहता हूं। हैज द टाइम कम टू रीऑर्गेनाइज द इलेक्शन कमीशन? क्या वक्त आ गया कि इसको रीऑर्गेनाइज किया जाए, या जैसा कृष्णमूर्ति साहब ने पहले कहा था, इट शुड बी गिवन मोर टीथ, इसकी ताकत और बढ़ाई जाए? क्या किया जाना चाहिए, आप क्या समझते हैं? हाँ, एक तो मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमिश्नर जो है, या जो जितने भी इलेक्शन कमीशन में मेंबर अपॉइंट होते हैं, वो गवर्नमेंट को नहीं करने चाहिए। वो कुछ बॉडी बननी चाहिए जिसका हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का उसमें रख सकते हैं, क्योंकि चुनने चाहिए, क्योंकि ये जो लोग चुने जाते हैं ये गवर्नमेंट चुनती है, चाहे वो मतलब ठीक है सीनियरिटी वगैरह से हो जाते हैं वगैरह, लेकिन चुनने चाहिए। इसकी पुनर्गठन जरूर होनी चाहिए, लेकिन जो तरीका है अपॉइंट करने का वो नहीं, ये तरीका गलत है, गवर्नमेंट को नहीं। ये तो किसी और कोई कमीशन बननी चाहिए जिससे, जैसे मैंने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अपोजिशन लीडर वगैरह सब हो, होम मिनिस्टर भी हो, लेकिन तरीका और होना चाहिए, गवर्नमेंट को अपॉइंट नहीं करना चाहिए। और दूसरा मैं जो चाहता हूं ये कि ये जो आदमी अपॉइंट किया जाता है और कमिश्नर बन जाता है, ये होनी चाहिए कि उस ओहदे के बाद कोई उसे कोई ओहदा नहीं मिलेगा, कोई वो नहीं ले सकता। अब अभी भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो गवर्नर बन जाता है या कोई एम्बेसडर बना देता है या कुछ करता है, तो वो गलत चीज है। उसको जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होनी चाहिए जिससे कि उसे कोई और पद नहीं मिल सकता। जी, हमारे यहाँ तो एक मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मंत्री भी बन गए थे। और अब वक्त है रेड एफएम के श्रोताओं के सवाल का। प्रश्नकाल का सवाल रेड एफएम से पर भी पूछा गया, श्रोताओं का क्या जवाब है, बता रहे हैं रेडियो जॉकी रौनक। दो लोगों का नाम लेना चाहूंगा, दीपू चौधरी जी वसंत कुंज से और रितिका आहूजा फ्रॉम बुराड़ी। हालांकि इनके नाम के साथ इनकी लोकेशन मैच नहीं होती है, लेकिन इनका जवाब कॉमन था और इनका यही कहना था कि नहीं, साख बिल्कुल नहीं गिरी है चुनाव आयोग की, क्योंकि जिस तरह से चुनाव में खड़े होने वाले कैंडिडेट्स ने अपनी मार्केटिंग की है खुद को वोट दिलाने के लिए, उससे कहीं ज्यादा अच्छे तरीके की मार्केटिंग, या तो ये कहें या प्रचार कहें, या बड़ा ही अच्छा इनोवेशन इस बार इलेक्शन कमीशन ने दिखाया, जिससे कि लोग पोलिंग बूथ तक जाएं और मतदान कर सकें। और अब बात आज के सवाल पर एसएमएस के जरिए मिली आपकी राय की। हमने सवाल किया था कि क्या इन चुनावों में चुनाव आयोग की साख गिरी है। इस सवाल पर मिले जवाबों के मुताबिक हमें 85% लोगों ने हाँ में जवाब भेजा है, जबकि 15% लोगों ने ना में जवाब भेजा है। यानी ज्यादातर लोगों को लगता है कि चुनाव आयोग की साख गिरी है। अगर गिरी है तो इसके लिए हम नेताओं को जिम्मेदार मानते हैं। और वी आर इन ए सिचुएशन, जिस तरह का मानव संसाधन है हमारा राजनीतिक, हमें उसी के साथ जीना पड़ रहा है। इसका एक उदाहरण आज फिर देखने को मिला। आज एक बार फिर अरविंद केजरीवाल को थप्पड़ पड़ा। इससे पहले जर्नैल सिंह ने भी पी चिदम्बरम पर जूता फेंका था। केजरीवाल ने जर्नैल सिंह को लोकसभा का टिकट दे दिया। अब जिस ऑटो ड्राइवर ने केजरीवाल को थप्पड़ मारा, अगर कोई पार्टी उसको भी टिकट दे दे तो अरविंद केजरीवाल क्या कहेंगे? जब शरद पवार को थप्पड़ पड़ा तो महात्मा गांधी पार्ट 2 अन्ना हजारे ने कहा था कि बस एक ही पड़ा ना, ये सही बात नहीं है। हम थप्पड़, जूता, लात, गाली, मुंह पर कालिख, संवाद की इस भाषा के खिलाफ हैं। उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन इन घटनाओं में भी दखल देगा, अपनी ताकत दिखाएगा, अपना इकबाल बुलंद रखेगा। ये था आज का प्रश्नकाल। अब बुधवार रात 8 बजे फिर मिलेंगे कुछ तीखे प्रश्नों के साथ, जिनमें से सिर्फ एक प्रश्न हमारा, बाकी सब आपके होंगे। नमस्कार।